आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल्स वर्ड्स मीन्स फिजिक्स की दुनिया। तो सबसे पहले आप सभी का फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि फिजिक्स की दुनिया होती क्या है। देखिए, फिजिक्स की दुनिया को आप इस तरह से समझिए जैसे कि हम किसी शहर में घूमने से जाने से पहले यदि उस शहर के बारे में स्टडी कर करके जाए कि वहाँ घूमने लायक कौन सी जगह है और वहाँ की इमारतें कैसी है, उस शहर का इतिहास क्या रहा है, तो फिर हमें घूमने में थोड़ा अलग ही मज़ा आता है, हमें अलग ही इंटरेस्ट आता है। तो इसी तरह से फिजिक्स में एंट्री करने से पहले, फिजिक्स की दुनिया को समझने से पहले अगर हम ये जान लें कि फिजिक्स होती क्या है तो हमें फिजिक्स के बारे में जानने में बहुत ही अलग मज़ा आएगा। और जब आप फिजिक्स के बारे में जानोगे तो आपको अलग ही इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत लविंग चीज़ है। इसी तरह फिजिक्स की दुनिया में एंट्री करने से पहले अगर हम ये जान लें कि फिजिक्स क्या है, आखिर फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स हमें सिखाती क्या है, तो हमें फिजिक्स के बारे में स्टडी करने में अलग ही इंटरेस्ट आएगा। और जब आप इसके बारे में जानोगे तो आपको बहुत ही हैरानी होगी कि ये तो बहुत ही लविंग चीज़ है। बेसिकली फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का। तो हम सबसे पहले फिजिक्स को एक तरफ रख देते हैं और आइए जानते हैं कि साइंस क्या होती है। तो पहले हम थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू नो साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मीन्स सिंटिया। सिंटिया मीन्स टू नो। हम लैटिन लैंग्वेज में साइंस को सिंटिया बोलते हैं। तो ये हमारी लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन। सो इन लैटिन लैंग्वेज वी कॉल सिंटिया, एंड इंग्लिश लैंग्वेज वी कॉल साइंस, एंड इन अरबिक लैंग्वेज वी कॉल इल्म, एंड इन हिंदी लैंग्वेज वी कॉल विज्ञान। देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, टू नो। To know. So we can say science is the knowledge about everything. जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि डेली सनसेट होता है एंड सनराइज होता है। अगर हम इस बारे में जान ले कि सनसेट आखिर डेली क्यों होता है, डेली सनराइज क्यों होता है, दैट इज कॉल्ड द साइंस। अगर हम उस लॉजिक को जान ले कि इसकी लॉजिक की वजह से दिन और रात हो रही है, देन वी कॉल्ड साइंस। इसी तरह जब हम किसी भी बॉडी को अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरती है। तो कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा जो हमेशा अर्थ की तरफ ही बॉडी फॉल होती है। तो अगर हम उस लॉजिक को जान लें देन वी कॉल्ड साइंस। तो साइंस मीन्स टू नो, किसी की चीज के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। नाउ वी कम टू साइंटिफिक मेथड्स। व्हाट इज दिस साइंटिफिक मेथड? देखिए, साइंटिफिक मेथड्स एक ऐसा मेथड्स है, अगर किसी चीज की साइंटिफिक मेथड से स्टडी हो जाती है तो हम उस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। और दूसरी ओर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होती, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, तो इसलिए हम उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जैसे कि मजार पर चादर चढ़ा करके अपनी बीमारी को ठीक करा लेना। अब इसमें कितना विश्वास है, ये कितना सच है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, बट इट इज़ नॉट ए साइंटिफिकली प्रूफ। तो आइए अब हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स होता क्या है। तो किसी चीज़ को जानने के लिए जो हम मेथड्स को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स हैव 5 स्टेप टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग्स। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। तो किसी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करने से पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमें चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है। हमारे नेचर में जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहले उन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना रहता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमें अपने नेचर में चीज़ों को ऑब्जर्व करनी रहती है। ऑब्जर्व कर करके फिर हम उनको लैब में कॉपी करते हैं। जैसे कि हमने अपने नेचर में ऑब्जर्व किया कि हमेशा एक नदी का पानी हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बहता है। हमने ऑब्जर्व किया कि डेली सनसेट होता है, डेली सनराइज होता है। हमने ऑब्जर्व किया कि बरसात के दिनों में बारिश होती है और फिर बारिश नहीं होती।
हमने ऑब्जर्व किया कि पहले सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर बरसात आती है और फिर पानी गिरता है ऊपर से, फिर बरसात होती है। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम अपनी लैब में नेचर की कॉपी करते हैं। हमने अपनी लैब में क्या कॉपी किया? जो हमने नेचर में देखा था उसी चीज़ को हम अपनी लैब में कॉपी करते हैं। हमने नेचर में देखा था कि नदी का पानी हमेशा लेफ्ट टू राइट बह रहा था, तो फिर हमने उसको कॉपी किया और अपनी लैब में एक नाली बनाई। उस नाली में फिर हमने पानी डाला। अब हमने देखा कि इस नाली में पानी लेफ्ट टू राइट सिर्फ एक ही वजह से बह सकता है, यदि हम अपनी नाली का लेफ्ट एंड्स को ऊपर कर दे और राइट एंड्स को नीचे कर दे, तब पानी हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बहता है। तो हमने ये नेचर में कर लिया। तो हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है साइंटिफिक मेथड्स का कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। हमने नेचर में क्या ऑब्जर्व किया था? हमने अपने नेचर में ये ऑब्जर्व किया था कि डेली सनसेट होता है और डेली सनराइज होता है। तो हमने सेम ऐसे ही अपनी लैब्स में कॉपी कर लिया। हमने एक बल्ब जलाया और बल्ब जलाने पर ये हमारा सन हुआ और ये हमारी अर्थ हुई। हमने फिर अर्थ को ऐसे घुमाया। तो हम जब ऐसे अर्थ को हमने ऐसे घुमाया तो हम देखते हैं कि अगर बल्ब इधर है और अर्थ इधर है, तो हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन डे में रहता है, यहाँ पर रोशनी पहुँचती है, तो ये जो अर्थ का पोर्शन होगा यहाँ पर दिन होगा। जैसे ये अर्थ ऐसे घूम करके इधर आएगी तो हम देखते हैं कि इधर अंधेरा हो जाता है, यानी कि इधर रात हो जाती है। तो हमने अपने नेचर में कॉपी कर करके अपने लैब में कॉपी कर करके हमने ये पता कर लिया कि डे और नाइट कैसे होता है। तो अगर सन एक जगह अपनी पोजीशन पर फिक्स है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो डे एंड नाइट हो सकता है। अब हमने क्या किया? अब हमने कंट्रोल किया, अपने एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल किया। पहले हम इसे घुमा रहे थे अर्थ को, अब हमने अर्थ को पकड़ा और बल्ब को घुमाया। तो जब हमने बल्ब को घुमाया तो हमने देखा कि यहाँ पर अभी लाइट्स पहुँच रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर दिन है। लेकिन जैसे ही बल्ब घूम करके इधर आता है तो हम देखते हैं कि इधर अंधेरा हो चुका है, दैट मीन्स इधर नाइट हो चुकी है। तो ये जरूरी नहीं है कि अर्थ के घूमने से डे एंड लाइट्स होता हो, ये जरूरी नहीं है कि सन के घूमने से डे एंड लाइट्स होता हो। इनमें से कोई सा भी घूम रहा होगा और डे एंड नाइट हो रहा होगा, बट वो हम बाद में स्टडी कर लेंगे। लेकिन डे एंड नाइट दोनों के घूमने से हो सकता है। तो ये हमने क्या किया? हमने ये कंट्रोल किया। पहले इसे कंट्रोल किया, फिर इसे घुमाया, फिर इसे कंट्रोल किया, फिर इसे घुमाया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होता है। फिर हमारा साइंटिफिक मेथड्स का थर्ड स्टेप आ जाता है, एंड थर्ड स्टेप इज रीजनिंग। अब हम अपने रीजनिंग करते हैं, मीन्स हम दिमाग लगाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम रीजनिंग करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स की। जैसे हमने नेचर्स में देखा था कि बरसात के दिनों में इंद्रधनुष दिखता है, यानी कि हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो हमने फिर रीजनिंग की कि लाइट्स में कुछ ना कुछ है। तो हमने अपनी रीजनिंग कर करके ये बताया कि लाइट्स में पहले से ही 7 कलर्स मौजूद थे। तो ये हमारी रीजनिंग है। तो हम अपना तर्क दे रहे हैं कि लाइट्स में पहले से 7 कलर्स मौजूद थे। तो ये हमारी रीजनिंग है। और ये कैसी रीजनिंग है? ये हमारी क्वालिटेटिव रीजनिंग है। दैट मीन्स लाइट्स में एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो हमने रीजनिंग की, और रीजनिंग को हमें 2 तरीके से करना रहता है। नंबर 1 क्वालिटेटिव रीजनिंग। सबसे पहले हम क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि हमने सन के कलर्स में, सन की लाइट्स में अपने 7 कलर्स को बताया, तो ये उसकी क्वालिटी हमने बताई। तो ये हो गई हमारी क्वालिटेटिव रीजनिंग। इसी तरह से हमने नेचर्स में ये देखा था कि जितनी भी बार मैं अपनी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है। अब ये आप सब जानते हो कि नीचे की तरफ क्यों गिरती है, लेकिन पहले तो हमने सोचा
तो पहले हमने रीजनिंग की, जब हमने इस रूल्स को बनाया तो हमने सोचा होगा ना, तो हमने ये सोचा, हमने रीजनिंग की कि अर्थ के पास जरूर कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो उस रीजनिंग कर करके हमने ये बताया कि अर्थ के पास मास होता है। मास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये हमने रीजनिंग करके बताई। फिर हम उसमें क्वालिटी डालते हैं, अपनी रीजनिंग में क्वांटिटी डालते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष से आने वाली जो लाइट्स है, अगर वो हमारी आंखों में 42 एंगल से आती है तो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, अदरवाइज हमें 7 कलर्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम रीजनिंग क्वांटिटी डाल रहे हैं, अपनी रीजनिंग में क्वांटिटी डाल रहे हैं। 42 एंगल से आएगी तो हमें कलर्स दिखाई देंगे, अदरवाइज हमें कलर्स नहीं दिखाई देंगे। सेम इसी तरह से अर्थ दो मास बॉडीज के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स को अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी रीजनिंग में एक नंबर डाल रहे हैं, 16, 14, 2 टाइम्स, ये हम नंबर डाल रहे हैं। तो हमें फिर रीजनिंग जो करनी रहती है, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग करनी रहती है। ठीक है, अब हमने हमारे ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। ऑब्जर्व भी कर लिया हमने, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, अब हमने रीजनिंग भी बता दी, अपना दिमाग लगा करके बता दिया कि अर्थ के पास मास होता है जिस वजह से वो हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अच्छा ठीक है, इसके बाद आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशन का फोर्स कब ज्यादा लगता हो और कब कम लगता है। तो हमने अपनी रीजनिंग कर करके बताई कि ग्रेविटेशन का फोर्स जब ज्यादा लगता है जब किसी बॉडी के पास ज्यादा मास होता है। अच्छा ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉडी हमेशा नीचे की ओर ही गिरती है। दैट मीन्स अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। जबकि सन के पास तो बहुत ज्यादा मास है और सन के पास ज्यादा मास होने की वजह से तो उसको होना चाहिए कि वो ज्यादा फोर्स लगाए उस बॉडी पर। तो सन उस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता। तो फिर हमने अपनी सोचकर, अपनी रीजनिंग कर करके ये बताया कि सन उस बॉडी से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो हमने अपनी रीजनिंग कर करके ये बताया कि सन बहुत दूर है, इसलिए वह बॉडी को नहीं अट्रैक्ट कर सकता। जैसे ये अर्थ है और हमने एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ये बॉडी यहाँ पर है और सन यहाँ पर है। तो इस बॉडी पर जो ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन का फोर्स अर्थ का ज्यादा है और इधर से सन भी लगा रहा है, ऐसा नहीं है इस पे सन नहीं लगा रहा, तो सन भी इस पे अपनी ओर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, बट अर्थ इज वेरी क्लोजर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए अर्थ इस बॉडी पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है, जबकि सन इस बॉडी से बहुत दूर है, इसलिए सन इतना फोर्स इस बॉडी पर नहीं लगा सकता। अच्छा ठीक है, तो हमसे फिर किसी ने पूछ लिया, अच्छा तो बताइए फिर ये बॉडी कितनी दूर होनी चाहिए कि सन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। तो अब यहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना करके दिया और हमने आपको फॉर्मूला दिया, किसी भी बॉडी पर ग्रेविटेशन का जो फोर्स लगता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये m1 खींचने वाली एजेंसी का मास हो सकता है, अर्थ होगी, अर्थ खींचने वाली होगी तो अर्थ का मास हो जाएगा, मून होगा तो मून का मास हो सकता है, और ये m2 हमारी बॉल का मास है। जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये उसका मास है। ठीक है, अब हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में वो फेंक दिया और वो बॉडी चली जाती है 10,000 किलोमीटर। तो फिर हमने अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, m1 अर्थ का मास रखा और m2 अपनी बॉडी का मास रखा
और 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस इस फॉर्मूले में पुट की, और फिर हमने इस फॉर्मूले से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट किया। तो वो फोर्स कुछ निकल करके आ गया, ठीक है। फिर ठीक उसी समय हमने उधर से फिर ग्रेविटेशनल का फोर्स लगाना कि सन भी तो इस पे ग्रेविटेशन का फोर्स लगा रहा है, तो उधर से हमने ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट किया इसी फॉर्मूले से। फिर हमने सन का मास रखा यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी बॉडी का मास रखा, और ये बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इसके फॉर्मूले में पुट किया। तो फिर हमने सन जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है उसको फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने दोनों फोर्सों की कंपेयर की, और हमने आपको बताया कि देखो अर्थ ग्रेविटेशन का फोर्स इस बॉडी पर ज्यादा लगा रही है, इसलिए यह अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, और इस बॉडी पर सन जो अट्रैक्ट फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स लगा रहा है वो बहुत वीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में वेरी वीक है, इसलिए सन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमसे किसी ने बोला कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दे तो क्या होगा, तो हमने कहा बढ़ा दीजिए। तो इसकी डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, और जब हमने ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ा दी और हम यहाँ मिड पॉइंट्स पर पहुंच गए, तो मिड पॉइंट्स पर जाकर के हमने अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स निकाला और उधर से सन का ग्रेविटेशन फोर्स निकाला, तो दोनों फोर्स ये इक्वल आ गए, ड्यू टू अर्थ एंड ड्यू टू सन। ये पॉइंट ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे सन भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी उसी बॉडी पर उतना फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है। अब अगर इस बॉडी को थोड़ा सा और ऊपर फेंक दिया जाए, अगर अब इस बॉडी को थोड़ा सा और ऊपर फेंक दिया जाए, तब इस अर्थ अपनी ओर इस बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। फिर ग्रेविटेशन का फोर्स किसका ज्यादा हो गया, सन का ग्रेविटेशनल का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, सन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आपको एक मैथ्स का फॉर्मूला बना करके दिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग ही होता है। अभी हमारा साइंटिफिक मेथड्स पूरा नहीं हुआ, इसके बाद हमें आपने जो मैथ्स का फॉर्मूला बना करके दिया है उस फॉर्मूले को हमें प्रिडिक्शन करना रहता है, हमें उसकी भविष्यवाणी करनी रहती है कि वह फॉर्मूला करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो इस फॉर्मूले की फिर हमने भविष्यवाणी करनी शुरू कर देते हैं। देखिए भविष्यवाणी कैसे करते हैं, हम देखिए भविष्यवाणी कैसे करते हैं। हम मान लीजिए हमें एक रॉकेट को लॉन्च करना है, और उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमने अपनी भविष्यवाणी की कि जब रॉकेट अर्थ से 20,000 किलोमीटर चला जाएगा तो हम उस वक्त अपना इंजन बंद कर देंगे, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा, और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और उस रॉकेट को मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हमने भविष्यवाणी की अपने फॉर्मूले के बेसिस पे, अपने मैथ्स के फॉर्मूले के बेसिस पे। इसमें हमने रॉकेट्स का मास रखा, अर्थ का मास रखा, बीच की डिस्टेंस रखी, तो ये हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट्स कर करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इंजन को ठीक 4.5 घंटे बाद बंद कर देना है, और उस वक्त जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा, और मून उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, हमने ये भविष्यवाणी कर करके अपना रॉकेट को लॉन्च कर दिया। तो भविष्यवाणी ऐसे नहीं की, भविष्यवाणी को हमने अपने मैथमेटिकल्स फॉर्मूले से की है, ऐसे नहीं कर दी। तो हमें मैथमेटिकल्स फॉर्मूला बनाने के बाद अपने मैथ्स फॉर्मूले की प्रिडिक्शन करनी रहती है। तो हमने अब अपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया, और रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उसको छोड़ दिया। अब हमने देखा एक दिन बाद वो वापस अर्थ पे आकर के गिर गया। अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ कि आपने भविष्यवाणी गलत की। दैट मीन्स आपने इसका सहारा लिया था, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का सहारा लिया था, ये फॉर्मूला आपका गलत है, ये आपका फॉर्मूला सही नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो अब ऐसे ही होगा जैसे कि आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं और आप 99 पे पहुंच गए और वहां पे सांप मिल गया और आपको ले जा करके वो 5 नंबर पे छोड़ देगा। फिर दोबारा से यही काम शुरू कीजिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कीजिए, रीजनिंग कीजिए, फिर मैथ्स का फॉर्मूला फिर दोबारा से बनाइए और फिर उसका प्रिडिक्शन कीजिए।
तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो प्रिडिक्शन रहता है। प्रिडिक्शन में होगा क्या, या तो हमारा फॉर्मूला फॉल्स हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि ये हमारा फॉर्मूला ठीक है, कभी आप इसको गलत समझिए, ये फॉर्मूला हमारा ठीक है, करेक्ट है, ये वेरीफाई है। तो ये होता है हमारा साइंटिफिक मेथड्स। हमारा ये साइंटिफिक मेथड्स कंप्लीट हुआ, और अगर हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है तब हमारा फॉर्मूला करेक्ट मान लिया जाता है और फिर हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, फिर हम फिलोसफर्स बन जाते हैं। तो किसी फॉर्मूले को, एक फॉर्मूले को बनाने के पीछे एक दिन का काम नहीं होता, एक साल का काम नहीं होता, इसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, पीढ़ियों की मेहनत होती है। बहुत दिन लग जाते हैं एक फॉर्मूले को बनाने में। इसी फॉर्मूले को बनाने में न्यूटन को काफी दिन लगे थे, कई साल लगे थे, और हम इसको 5 मिनट में पढ़ करके चले जाते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ये मैथमेटिकल्स, ये हमारा साइंटिफिक मेथड्स आज हमारा कंप्लीट हुआ।